नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आज आपको बताएंगे 2002 टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर दिए गए हैं 4। तो इनमें से पहला है ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा है जॉन्डिस, तीसरा है न्यूमोनिया, ऑप्शन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, निम्नलिखित में से कोई नहीं, चौथा। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। तो इसमें बताया गया है ट्यूबरकुलोसिस इसी कहते हैं क्षय रोग, यही होता है टीबी। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर बलोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह एक संक्रामक रोग है। ठीक है, इस रोग को यक्षमा या काक भी कहते हैं। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी जीवाणु की खोज की। ये जीवाणु मुंह थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। फिर बताया गया है न्यूमोनिया रोग, ये कैसे होता है? डिप्लोकोकल न्यूमानी नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, पीलिया ये कैसे होती है, इसके बारे में जानते हैं। पीलिया पित्त वर्ण बिलिरुबिन का निर्माण मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन से यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यह रक्त की जगह पित्त रस में मिलता है। पित्त रस के साथ यह आंत्र रस में जाता है और मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। कभी कभी यकृत कोशिकाओं में एक विषाणु का संक्रमण होने से जब रक्त में एक वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर की त्वचा, नाखून, आँखों की झिल्ली इत्यादि का रंग पीला दिखाई देने लगता है। इसे ही पीलिया रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, वायरस का खोल बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, प्रोटीन का। ठीक है, व्याख्या है इसकी। वायरस का खोल या कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। यह बहुत सी प्रोटीन एक को का बना होता है। इन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण या कैपाइड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं। पूरे कण को विरियान कहते हैं। इनका आकार 10 से 500 मिलीमाइक्रोन होता है। वायरसों का न्यूक्लिक अम्ल आरएनए तथा डीएनए में एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट दिए गए पॉइंट है, विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय स्टैनले को जाता है। इनके लिए उन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोस्की ने सन 1892 में तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग के कारण के अध्ययन के समय की थी। लुईवेनहॉक को सूक्ष्म जैविक के पिता कहा जाता है। हालांकि सूक्ष्म जैविक की विधिवत स्थापना 19वीं सदी में लुई पास्चर के अनुसंधानों से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थियोफ्रास्टस। व्याख्या है, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रास्टस नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। लाइकेन एक प्रकार का मिश्र जीव है जो कि एक कवक तथा शैवाल की एक दो जातियों के सहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं। लाइकेन के कवक घटक को माइकोबायांट तथा शैवाल घटक को फाइकोबायांट कहते हैं। दोनों घटक परस्पर इस प्रकार रहते हैं कि एक ही सुकाय बना लेते हैं और एक ही जीवधारी की तरह व्यवहार करते हैं। लाइकेन विश्वव्यापी परंतु वर्षा प्रचुर उष्णकटिबंधीय वनों में ये बहुतायत में पाए जाते हैं। लाइकेन विशेषकर क्रस्टोज लाइकेन चट्टानों का क्षरण करके उन्हें मृदा में परिवर्तित कर देते हैं। इनकी मृत्यु के बाद इनके थैलस
विघटित होकर कार्बनिक पदार्थ बनते हैं जो इन चट्टानों के खनिज लवणों के साथ मिश्रित होकर मृदा बनाते हैं जिसमें अन्य पौधे उग सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं का इनकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है, अतः ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायः क्लाइमाडोमोनास की कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है ऑप्शन नंबर सी, कप के आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूलोथ्रेक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमीय आधार से जुड़ा होता है कही जाती है, तो कही जाती है ऑप्शन नंबर होल्ड फास्ट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसकी व्याख्या है, यूलोथ्रेक्स की वह संरचना जिसके द्वारा वह भूमि आधार से जुड़ा होता है होल्ड फास्ट कही जाती है। यूलोथ्रेक्स एक तंतुए हरा शैवाल है जो स्वच्छ जल में धीरे धीरे बहने वाली नालियों, झरनों, तालाबों इत्यादि में पाया जाता है। शैशव अवस्था में यह आधार से होल्ड फास्ट द्वारा जुड़ा रहता है परंतु बाद में तैरता है। होल्ड फास्ट की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पामेला स्टेज किस में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूलोथ्रेक्स। व्याख्या है, पामेला स्टेज यूलोथ्रेक्स में पाई जाती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियां हों तो बीजाणुओं में कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं। ये बीजाणु अचल बीजाणु कहलाते हैं। इन अचल बीजाणुओं के चारों ओर यदि म्यूसिलेस एकत्र हो तो पमेला अवस्था बनती है। प्रतिकूल परिस्थितियों की समाप्ति पर अचल बीजाणु मात्रा कोशिकाओं में ही अंकुरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल वास्क कॉलोनी की संरचना होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चपटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है, ऑप्शन नंबर बी, जालिकावत। व्याख्या, उडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट की संरचना जालिकावत होती है। उडोगोनियम की कोशिका भित्ति काफी कठोर होती है जो बाहरी काइटिन, मध्य पेक्टिन और अंदर सेलुलोज में विभक्त होती है। कोशिका के मध्य में बड़ी रिक्तिका होती है। क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट होता है। क्लोरोप्लास्ट में बहुत से पायरिनाइड पाए जाते हैं। इसकी कोशिका एक कोशिकीय होती है। न्यूक्लियस कोशिका के मध्य में व क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलम के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्पस के शीर्ष कोशिका की संरचना होती है, ऑप्शन नंबर सी, नुकीली। इक्टोकार्पस के शीर्ष कोशिका की संरचना नुकीली होती है। इक्टोकार्पस पौधा की संरचना तंतुबद्ध और हेटेरोट्राइकस होती है। यह प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट थैली में विभक्त रहता है। प्रोस्ट्रेट सिस्टम पदार्थों से जुड़ा हुआ व रेंगते हुए वृद्धि करता है। पौधे का इरेक्ट सिस्टम प्रोस्टेट सिस्टम से निकलता है। इरेक्ट सिस्टम की तुलना में प्रोस्टेट सिस्टम बहुत सी शाखाओं में विभाजित होती है। इरेक्ट सिस्टम की शाखाएं सामान्यतः पतली व नुकीली होती हैं। इक्टोकार्पस का फिलामेंट एक कोशिकीय आयताकार व बेलनाकार कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका भित्ति बाहर की तरफ जिलेटिनस स्तर और अंतर दृढ़ सेलुलोज स्तर का बना होता है। फियोफाइसियन स्तर मुख्यतः
एल्गिन व फ्यूकोडेन की बनी होती है, जो फियोफाइसियन सेल वॉल की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट्राकोस्पर्मम शैवाल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ताजे जल में शिला के ऊपर। व्याख्या है, बैट्राकोस्पर्मम ताजे जल में शिला के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, बैट्राकोस्पर्मम लाल शैवाल है जो ताजे जल में पाया जाने वाला शैवाल है। यह धीरे धीरे बहने वाले झरनाओं, झीलों, तालाबों व उष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी कुछ जातियां पत्थरों जुड़ी रहती हैं और नदी के जल में अम्ल का स्त्रावण करती हैं। बैट्राकोस्पर्मम की बहुत सी जातियां वार्षिक होती हैं, लेकिन बी बागस एक बहुवर्षीय जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, नास्टाक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड के बारे में जानते हैं, तो व्याख्या है, नास्टाक कोशिका की सबसे भीतरी परत म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। नास्टाक कोशिका की संरचना गोल या गोलाकार होती है। कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलीमरिक होती है। प्लेटोप्लाज्म परिधि के तरह क्रोमोप्लाज्म मध्य में सेंट्रोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म में विभक्त रहता है। क्रोमोप्लाज्म के वर्णक साइनोफाइसियन प्रोटीन ग्रेनुल्स और साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी काइटिन की। ठीक है, व्याख्या है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक सूच्य पौधा है तथा संरचना में सरल है। इनकी शारीरिक रचना एक कोशिकीय अथवा धागे जैसी संरचनाओं कवक सूत्रों से बनती है। इन सूत्रों का समूह कवक जाल कहलाता है। कुछ कवक सूत्रों में पट नहीं होते, इन्हें अपटीय कवक सूत्र कहते हैं, जैसे फाइकोमाइसीटस, तथा कुछ में पट होते हैं जैसे एस्कोमाइसीटस और बेसिडियोमाइसीटस। इन्हें पटीय कवक सूत्र कहते हैं। कवक सूत्र की भित्ति कवक सेलुलोज, काइटिन अथवा कैलोस की बनी होती है। कवक काइटिन की जंतु काइटिन से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या नहीं पाया जाता है, तो इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं। प्रश्न गलत है, क्योंकि कोशिका में राइबोसोम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी पाए जाते हैं, जबकि कवक हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लैंप कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया। ऑप्शन नंबर डी हॉफमैन। व्याख्या है, क्लैंप कनेक्शन सर्वप्रथम हॉफमैन नामक वैज्ञानिक द्वारा देखा गया। क्लैंप कनेक्शन एक संरचना है जो कुछ कवक की हाइफल कोशिका के विकास से बनता है। प्रत्येक कोशिका या हाइफल के खंड सेप्ट के द्वारा या क्रॉस वॉल के द्वारा पृथक होते हैं। इनमें विभिन्न जोड़े के न्यूक्लियाई पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के लैंगिक जनन में हाइफा एक दूसरे से जुड़कर न्यूक्लियाई का आदान प्रदान करते हैं। इससे आनुवंशिक विविधता की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विषम जलिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, म्यूकर। विषम जलिकता सर्वप्रथम म्यूकर में ज्ञात हुई थी। सर्वप्रथम एक्सली ने 1904 में म्यूकोरेल्सगढ़ में लैंगिक जनन का अध्ययन करते समय विषम जालिकता का पता लगाया था। ऐसे कवक जिनमें दो विभिन्न स्ट्रेन वाले माइलिशियम
एक दूसरे के संपर्क में आने पर लैंगिक जनन होता है। इनमें एक प्लस स्ट्रैंड दूसरा माइनस स्ट्रैंड का होता है। बाहर रूप से ये देखने में एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में शरीर क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं। ऐसे कवकों को विषम जालिक तथा घटना को विषम जालिकता कहते हैं। प्लस स्ट्रैंड वाले कवक तंतु मादा स्ट्रैंड तथा माइनस स्ट्रैंड वाले तंतु को नर स्ट्रैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कफ के समान आकृति वाली संरचना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी एपोथेसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। ऑप्शन नंबर बी समरूप अंग। व्याख्या है, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख समरूप अंग के उदाहरण हैं। समरूपता, समवर्तिता या सादृश्यता। समजात अंगों के विपरीत ऐसे अंग जो होते तो बहुत भिन्न प्रकार के जीवों में परंतु समान कार्य के लिए आयोजित हो जाने के कारण समान से दिखाई देते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। स्पष्ट है कि ये भ्रूणीय उत्पत्ति और विकास में तथा मौलिक रचना में बहुत भिन्न होते हैं। इनकी दिखावटी समानता को समरूपता कहते हैं। समजातता, मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनीय के अग्र पाद मूल संरचना व उद्भव के समान होते हैं, किंतु अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं। इनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होता है। ऐसे अंग को समजात अंग तथा इनकी समानता को समजातता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण है। ऑप्शन नंबर सी तंत्रिकाओं की निष्क्रियता। व्याख्या है, कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु तंत्रिकाओं की निष्क्रियता के कारण होती है। कोबरा अफ्रीका एवं एशिया के देश में पाया जाता है। यह अन्य सर्पों की अपेक्षा सर्वाधिक विषैला एवं घातक सर्प है। यह पुराने मकानों व खंडहरों जहाँ चूहे बहुतायत में हों, बिलों व दरारों आदि में रहता है। भारत में पाया जाने वाला कोबरा जनसाधारण के बीच नाग के नाम से जाना जाता है। कोबरा का विष केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विशेषकर चालक तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। चालक तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से हृदय की क्रिया विधि तथा श्वसन की क्रिया धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है और अंत में हृदय गति रुक जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने के कारण इसे या तंत्रिका आबिसी कहते हैं। पाइपर सर्प का विष व क्रैट सर्प का विष हीमोटॉक्सिक होता है। इसमें विष रुधिर परिवहन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से रुधिर वाहिनियां एवं कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा सूचन रूप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रयुक्त दोनों में। व्याख्या, उपर्युक्त दोनों परिस्थिति की तंत्र का महत्व है। कुछ तत्वों एवं गैसों का चक्रीकरण, ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी तंत्र में गैसों का चक्रीकरण व ऊर्जा का प्रवाह द्वारा अपना संतुलन बनाए रखते हैं, जो जीव जंतु व पर्यावरण के अंतःक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है। ऑप्शन नंबर डी दंश कोशिका में। हिप्नोटॉक्सिन एक विषैला पदार्थ है जो निमेटोसिस्ट द्वारा उत्पन्न होता है। यह
सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। दंशिका यह बड़ा सा और रचना में जटिल अंडाकार थैलीनुमा अंगक होता है। इसके मुख्य भाग को संपुट कहते हैं। संपुट की भित्ति मोटी तथा कोलेजन जैसे प्रोटीन की बनी होती है। इस पर महीन झिल्ली का आवरण होता है। संपुट की गुहा में हेम्पोनोटॉक्सिन नामक विषैला तरल भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है। ऑप्शन नंबर ए ट्रिपैनोसोम। वर्ड व्याख्या, मनुष्य में निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस द्वारा होता है। यह सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। लिस्मानिया डोनावी नामक परजीवी से मनुष्य में कालाजार रोग होता है। यह सैंड फ्लाई द्वारा फैलता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका यह मनुष्य के वृत्तांत का परजीवी है। इसमें मनुष्य में अमीबा पेचिश हो जाती है। नेक्स्ट, एंटमीबा जेंसीबैलिस यह मनुष्य के दांतों के बीच पाया जाता है। इससे पायरिया होती है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण प्रावस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए स्पोरोजोइट्स। मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संरचना प्रावस्था स्पोरोजोइट्स होती है। प्लाज्मोडियम की वयस्क प्रावस्था को ट्राफोजोइट कहते हैं। यह मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में होती है, परंतु लाल रुधिर कणिकाओं में पहुंचने से पहले यकृत कोशिकाओं में परजीवी का व्यापक बहुगुण होता है। इस प्रकार मनुष्य में इसके जीवन चक्र के दो भाग होते हैं, बाह्य रुधिराणु चक्र, दूसरा है रुधिराणु चक्र। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का प्रवेश इनकी एक सूक्ष्म संक्रमण प्रावस्था से होता है। इसे विषाणुजया स्पोरोजोइड्स कहते हैं। स्पोराजोइड्स संक्रमित मादा एनोफेलिस की लार ग्रंथियों में होते हैं। मनुष्य में रक्तपान के समय ही लार के साथ हजारों सूक्ष्म स्पोरोजोइट्स हमारे रक्त में पहुंच जाते, अर्थात वे विशिष्ट हो जाते हैं। लगभग आधे एक घंटे में ही सारे स्पोरोजोइट्स मनुष्य के रुधिर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण के साथ यकृत में पहुंचने पर ये अपने स्राव अंगकों द्वारा स्रावित ऊतकनाशी एंजाइमों की सहायता से रुधिर कोशिकाओं से बाहर आ जाते हैं और यकृत कोशिकाओं में घुस जाते हैं। किसी यकृत कोशिकाओं में घुसने पर स्पोरोजोइट्स इसके कोशिका द्रव का भक्षण करते हैं और वृद्धि द्वारा लगभग 15 एम व्यास का बड़ा गोला वयस्क बन जाता है, जिसे क्रिप्टोजोइट्स कहते हैं। क्रिप्टोजोइट्स एक विशेष प्रकार का बहुविभाजन विखंडनी जनन या साइजोगोनी द्वारा लगभग 1000 नन्हे अंडाकार से क्रिप्टोमीरोजोइट्स में बट जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एस्कैरिस। व्याख्या इसकी, एस्कैरिस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है। एस्कैरिस स्तनियों की आंत का एक पोषदीय परजीवी होता है, इसीलिए एस्कैरिस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है। एस्कैरिस लंबी क्वायडेस मनुष्य की छोटी आंत में रहता है। देसी भाषा में लोग इसे केंचुला गिलावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रा की इन कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंतराली कोशिकाएं। व्याख्या है इसकी,
हाइड्रा की अंतराली कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है। ये छोटी गोल अंडाकार होती हैं। ये स्पर्शकों एवं अधोम्बी को छोड़कर अन्य भागों की एपिडर्मिस में उपकला पेशी कोशिकाओं के पेशीय प्रबंधों की ठीक बाहर की ओर इनके बीच बीच में स्थित होती है। रचना में हाइड्रा की सबसे सरल कोशिका होती है। प्रत्येक में एक बड़ा केंद्रक, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया तथा असंख्य राइबोसोम होते हैं। सरल संरचना के कारण ये शरीर की कार्यिकी में सीधे भाग नहीं लेती। ये एक प्रकार की भ्रूणीय आरक्षण होती है। एपिडर्मिस की अन्य सभी प्रकार की कोशिकाएं इन्हीं के रूपांतरण से बनकर जीवन भर पुरानी मरणोत्तर कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करती रहती हैं। वृद्धि, मुकुलन, पुनरुद्भवन एवं मरम्मत आदि के लिए आवश्यक कोशिकाएं तथा जनन काल में जनन कोशिकाएं भी अंतराली कोशिकाओं के रूपांतरण से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीबीय शुक्राणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एस्कैरिस में। व्याख्या है, अमीबीय शुक्राणु एस्कैरिस में पाए जाते हैं। परिपक्व शुक्राणु शुक्रवाहिनियों से शुक्राशय में एकत्रित होते रहते हैं और मैथुन के समय अवस्कर द्वार से निकलते हैं। शुक्राणु विचित्र प्रकार का, पुच्छ रहित और अमीबा की भांति असममित आकार का होता है। एस्कैरिस में शुक्राणुओं का परिपक्वन वृषण में पूरा नहीं होता वरन शुक्रवाहिनियों में जारी रहता है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक शुक्रवाहिनी को शुक्राशय और शुक्राशय को शुक्रवाहिनियां मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केचुए की क्लोरेगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों की किस रचना में कार्यों के समरूप होती है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोकून निर्माण। व्याख्या है, केंचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य कोकून निर्माण है। मैथुन के बाद अंड निक्षेपण एवं निषेचन की क्रियाएं होती हैं। ये दोनों क्रियाएं एक थैलीनुमा कोकून में होती हैं। क्लाइटेलम के खंड 14, 15 एवं 16 की एपिडर्मिस में ग्रंथिल कोशिकाओं के कई स्तर होते हैं, अतः एपिडर्मिस मोटी होकर क्लाइटेलम बन जाती है। जनन काल में इसकी कोशिकाएं एक लच्छेदार द्रव का स्राव करती हैं जो क्लाइटेलम के चारों ओर पेटी सी बना लेती हैं। हवा के संपर्क में आने पर इस पेटी के सूखने व सिकुड़ने से अंडवाहिनियों पर दबाव पड़ता है, अतः मादा जनन छिद्र से अंडाणु निकलकर कोनून में भर जाते हैं। कोनून का निर्माण करने वाली ग्रंथियां केवल उन्हीं खंडों की एपिडर्मिस में होती हैं। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भोजन के स्रोत की सूचना देना। व्याख्या, मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य भोजन के स्रोत की सूचना देना है। अर्नेस्ट स्पाइटजर ने पहल बताया कि स्काउट मक्खियां कुछ विशिष्ट प्रकार की गतियों द्वारा सूचना प्रसारण करती हैं। इन गतियों को अब मधुमक्खी का नाच कहते हैं। सन 1946 से 1969 तक अनवरत अनुसंधान के फलस्वरूप प्रोफेसर कार्ल बानफ्रिस ने मधुमक्खी नाच की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं
को फैलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। काला अजार। व्याख्या। सैंड फ्लाई काला अजार रोग के रोगाणुओं को फैलाती है। रोग लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें रोगी को तेजी से बुखार आता है। इसके बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग एवं चिकित्सा के परामर्श अनुसार इलाज करना चाहिए। टाइफाइड रोग सल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणुओं से फैलता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम बाइबैक्स नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉकरोच की कोलिटीरियल ग्रंथियों का कार्य। ऑप्शन नंबर सी, कानून निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थात इसकी व्याख्या जानते हैं। कॉकरोच के कोलिटीरियल ग्रंथियों का कार्य अंड प्रवर या अंड कवच अर्थात उथिका का निर्माण करना है। चूंकि अंड कवच का वही कार्य है जो कानून का है, इस आधार पर प्रश्न में दिया गया उत्तर संख्या सी का उत्तर होगा। ओके, इसमें व्याख्या नीचे है। अंडों का निषेचन होने के बाद मादा कॉकरोच की कोलिटीरियल ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ जनन बेसम में आते हैं। बाईं कोलिटीरियल ग्रंथि एक द्वितीया घुलनशील प्रोटीन की तथा दाहिनी डाइहाइड्रॉक्सीफिनोल नामक जल सदृश पदार्थ का स्रावण करती है। ये दोनों पदार्थ मिलकर स्क्लेरो प्रोटीन बनाते हैं जो निषेचित अंडों की दोनों पंक्तियों के चारों ओर एक ही सह खोल बनाती हैं। इस खोल को अंड प्रावर या अंड कवच अर्थात उथिका कहते हैं। यह 8 मिमी लंबा बटुए जैसा होता है। इसके एक ओर का किनारा महीन आरी की भांति कटा होता है। इसके बनाने में लगभग 20 घंटे लग जाते हैं। मादा कॉकरोच अपने 1 से 2 वर्ष के जीवन काल में 15 से 40 अंड प्रावर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओइस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ओइस्टर की त्वचा में धंसती है। व्याख्या इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, ओइस्टर में मोती ओइस्टर की त्वचा में धसी हुई किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर बनती है। मोती का निर्माण एक विचित्र संयोग है जो बाह्य परजीवी रेत के कणों या बाह्य जीवों के द्वारा ओएस्टर के मेंटल से चिपकने पर एक रक्षात्मक उपाय के फलस्वरूप विकसित होता है। किसी बाह्य जीव या पदार्थ के प्रवेश करने पर मेंटल एपिथेलियम तुरंत ही इसको एक कोश के रूप में बंद कर लेती है और इसके चारों ओर सुरक्षा मुक्तभ कोश सकेंद्रीय स्तर स्रावित करने लगती है। मुक्ताभ के स्तरों के लगातार निक्षेपण होने से अंत में मोती का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मछली पिंडज होती है। ऑप्शन नंबर बी, स्कोलियोडॉन। व्याख्या है, स्कोलियोडॉन मछली पिंडज होती है। यह भारतीय समुद्र में पाए जाने वाली मांसाहारी शार्क मछली है जो प्राकृतिक से लड़ाकू एवं शिकारी होती है। इसे डॉग फिश कहते हैं। यह जरायुज होती है अर्थात मादा बच्चे पैदा करती है। हिप्पोकैम्पस, यह भारतीय एवं अंध महासागरों में एक अस्थीय मछली है
जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं। प्रोटोप्टेरस को फप्पुस मीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेढक की आदर्श कशेरुका का सेंट्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी अग्रगर्ती। व्याख्या है, मेढक की आदर्श कशेरुका का सेंट्रम अग्रगर्ती होता है, जबकि थर्ड कशेरुका का सेंट्रम द्विगर्ती होता है। जॉनसन ने जीन शब्द दिया। मॉर्गन ने फलमक्खी पर किए गए अपने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि माला के मणियों की भांति जीन्स गुणसूत्रों में पंक्तिबद्ध कण होते हैं। इन्होंने ही वंशागति का जीन मत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक द्विगुणित कोशा में जीन्स की कुल संख्या। व्याख्या है इसकी, एक द्विगुणित कोश में जीन्स की कुल संख्या को जीनोम कहते हैं। मानव जीनोम में अनुमानित 30,000 से 35,000 तक जीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊंट की गर्दन लंबी होने का कारण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्रीवा कशेरुकाओं की अधिक लंबाई। इसकी व्याख्या है, ऊंट की गर्दन लंबी होने के प्रमुख कारण ग्रीवा कशेरुका की अधिक लंबाई है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में ऑप्शन नंबर सही होगा डी, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके अस्थि भवन से सिसैमाइड अस्थि बनती है। ऑप्शन नंबर डी कंडरा। कंडरा के रूपांतरण से सिसैमाइड अस्थि बनती है। यह एक छोटी सी त्रिकोणीय अस्थि है जो घुटने के जोड़ के सामने स्थित होती है। यह कंडरा के कैल्सीकरण से बनती है। ऐसी अस्थि को सिसोमाइड अस्थि कहते हैं। यह फीमर के वहक्तरों से जुड़ी रहती है तथा एक लचीले स्नायु द्वारा जंघा की टिबिया अस्थि से भी जुड़ी रहती है। यह घुटने को मुड़ने में सहायता करती है तथा इसकी ग्रंथि संधि की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल त्रसदी का कारण था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेथिल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में बाल किससे व्युत्पन्न रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्कस एंटेरिकस का स्राव किससे होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लीवर गुहन की दरारें। व्याख्या है, सक्कस एंटेरिकस का स्राव लीवर गुहन की दीवारों से होता है। क्षुद्रांत की म्यूकस झिल्ली में ब्रूनर ग्रंथियों तथा लीवर कोन की प्रगुहाएं क्षारीय पाचक का स्रावण करती हैं। इसको आंतरस कहते हैं। आंत्र रस का जल क्षारक एवं म्यूकस ब्रूनर ग्रंथि से तथा पाचक एंजाइम लीवर गुहन की प्रगुहाइकाओं से निकलते हैं। आंत्र रस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है एंट्रोकाइनेज, दूसरा है इरेप्सिन, तीसरा है आर्जिनेज, चौथा है माल्टेज, पांचवा है सुक्रेज, छठा है लैक्टेज, सातवां है लिमिट डेक्सीट्रिजेंस, आठवां है लाइपेज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं ग्लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी उच्छ्वास की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 16%। व्याख्या है, हमारी उच्छ्वास की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21%
नाइट्रोजन की मात्रा 79%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है तथा बाहर निकाली गई वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 79%, ऑक्सीजन की मात्रा 17 अर्थात 17% तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। बाहरी हवा को फेफड़ों में एक निश्चित दर 12 से 15 बार प्रति मिनट से बार बार भरना और निकालना ही श्वासोच्छवास कहलाता है। हवा को फेफड़ों में भरना अंतः श्वास तथा निकालना उच्छ्वास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन नंबर सी पाइरूविक एसिड। व्याख्या है इसकी, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूविक एसिड है। कोशिकीय श्वसन की पहली अवस्था जिसमें ग्लूकोज से पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अंतः श्वसन की ग्लाइकोलाइसिस अंतः श्वसन की अवस्था है अर्थात ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन दोनों ही ग्लूकोज के पाइरूविक अम्ल का निर्माण करते हैं और इसके लिए O2 की आवश्यकता नहीं होती। दोनों प्रकार के श्वसन की दूसरी अवस्था अलग अलग होती है। ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। इस क्रिया में बहुत से एंजाइम तथा एकोएंजाइम भाग लेते हैं जो सभी जीव द्रव में पाए जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूविक अम्ल 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ATP के 4 अणु बनते हैं किंतु ATP के 2 अणु फास्फोरिलेशन में खर्च हो जाते हैं, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूविक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तनियों में हृदय स्कंदन का नियमन किससे होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हृदय में गति निर्धारण की उपस्थिति। व्याख्या है, स्तनियों में हृदय स्कंदन का नियमन पेस मेकर या गति निर्धारक की उपस्थिति में होता है। यह स्व उत्तेजक तंतुओं का एक छोटा अर्धचंद्राकार सा सघन पिंड होता है जो दाएं अलिंद की दीवार में उच्च महाशिरा के छिद्र के निकट स्थित होता है। इसके तंतुओं को गुंठीय तंतु कहते हैं। इन तंतुओं में किसी बाहरी उद्दीपन के बिना ही 1 मिनट में 70 से 80 बार स्व उत्तेजन से लयबद्ध हृदय स्पंदन की प्रेरणाओं का जीवन भर बिना थके सूत्रपात होता रहता है। इसीलिए SA गुंठी को हृदय का स्कंदन केंद्र या गति निर्धारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्फिग्नोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी रुधिर दाब। स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रुधिर दाब। नेक्स्ट अर्थात इसकी व्याख्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर से रुधिर दाब नापते हैं। हृदय स्कंदन में लब तथा ढब की ध्वनियां सुनाई देती हैं। इस ध्वनि को स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जा सकता है। जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। धमनियों में रुधिर दाब निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है हृदय की सिकुड़न व शिथिलन से। दूसरा है रुधिर वाहिनियों में पहुंचने व निकलने वाली रुधिर की मात्रा पर। तीसरा है रुधिर की सहानता पर। चौथा है रुधिर वाहिनियों की दीवार के लचीलेपन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुबंधित प्रतिक्षेप का जनक किसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एड्रीनल से। क्या है, जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव एड्रीनल से होता है। प्रत्येक वक्र के शीर्ष पर पीले भूरे रंग की 4 से 6 ग्राम की टोपी के समान अर्धवक्र या एड्रीनल ग्रंथि
लगी रहती है। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं यथा, पहला है एड्रीनल कॉर्टेक्स इसमें, और दूसरा है नॉरएड्रेनालाइन या नॉरएपिनेफ्रिन। ये जान लेते हैं क्या है। एड्रीनल हार्मोन की कमी से एडिशन का रोग हो जाता है। इसका वर्णन सर्वप्रथम थॉमस एडिसन ने किया था। इसमें सोडियम और इनके साथ साथ जल काफ़ी मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन हो जाने से शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है और रक्त दाब बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त रक्त में शर्करा की कमी रहने से पेशियां, विशेषतः हृदय पेशियां, जिगर एवं मस्तिष्क कमजोर हो जाते हैं तथा उपापचयी दर और शरीर ताप घट जाते हैं। भूख की कमी, मिर्चली, घबराहट आदि होने लगती है। हाथों, गर्दन व चेहरे या कभी कभी अन्य भागों की त्वचा में मिलेनिन रंगा के कारण एक अजीब सा कास्य वर्णन हो जाता है। ठंड, गर्मी, संक्रमण आदि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। रोगी प्रायः कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की एड्रीनल कॉर्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण मूत्र के साथ उस सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। अतः एड्रीनल ग्रंथियों के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परानिस्पंदन होता है। ऑप्शन नंबर बी बोमन संपुट में। इसकी व्याख्या है, परानिस्पंदन बोमन संपुट में पाई जाने वाली कोशिका गुच्छ में संपन्न होती है। निस्यंदन की क्रिया ग्लामेरुलस में संपन्न होती है। प्रत्येक मिनट रक्त का करीब 1 लीटर जिसमें 500 ml प्लाज्मा होता है इन ग्लोमेरुलसों से होकर बहता है। इसका लगभग 100 ml भाग क्षमता है। अविवाही धमनिका का व्यास अपवाही से अधिक होता है, इसीलिए ग्लोमेरुलस में रक्त का दाब बढ़ जाता है जिसके कारण छन्ने की क्रिया इसी उच्च दाब पर संपन्न होती है। उच्च दाब पर छन्ने की क्रिया को अल्ट्राफिसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शशक एवं अन्य आवलीय स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी फैलोपियन नलिकाओं में। व्याख्या, मानव शशक एवं अन्य आवलीय स्तनियों में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में सम्मिलन से युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मनुष्य में अंतः निषेचन पाया जाता है, अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है। इस क्रिया में नर युग्मक का केवल मादा केंद्रक भाग लेता है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक इसमें भाग लेता है। नेक्स्ट, कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर ऑप्शन नंबर ए शंकु एवं शलाकाएं दोनों नहीं होते। व्याख्या है, कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर शंकु व शलाकाएं दोनों ही नहीं होती हैं। शलाकाएं मंद प्रकाश में प्रकाश व अंधेरे का ज्ञान कराती हैं। इसके विपरीत दृष्टि शंकु तीव्र प्रकाश में वस्तुओं और रंगों का ज्ञान कराती हैं। नेक्स्ट, (1859) में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर डी डार्विन। 1859 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति के रचयिता डार्विन थे। फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक
नामक पुस्तक के रचयिता लैमार्क थे। अल्फ्रेड रसेल बैलेस जैव विकास परिकल्पना का दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने कंट्रीब्यूशंस टू दी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया था। ओपेरिन ने 1924 में रासायनिक संश्लेषण द्वारा जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलागैन को श्रावणों का संतुलन अंग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोनों। सुनना, संतुलन में सहायता करना। व्याख्या है, कलागैन को श्रवण संतुलन अंग भी कहते हैं क्योंकि यह सुनने के साथ शरीर के संतुलन व नियंत्रण का कार्य करते हैं। अतः कर्ण टेम्पोरल के पेट्रस भाग में स्थित होता है। इसमें गुहाएं होती हैं जो सम्मिलित रूप से अस्थि लैम्बरिथ में होते हैं। वास्तव में अर्ध पारदर्शक झिल्ली की बनी यह कला लैम्बरिथ का अंतःकरण होता है। इसमें सुनने तथा शरीर के नियंत्रण से संबंधित कुछ तंत्रिका अंतरांग होते हैं तथा इनमें एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट, किस रुधिर वर्ग के व्यक्तियों में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी ए बी। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्तियों में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते, इसीलिए रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही तथा रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्रो-मैगनन। व्याख्या, वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज क्रो-मैगनन है। लगभग 1 लाख वर्ष के सफल अस्तित्व के बाद जब निएंडरथल मानव का विलोप होने लगा तो इसका स्थान एक भिन्न मानव जाति ने लिया। इस जाति की उत्पत्ति निएंडरथल के पूर्व विलोपक से पहले ही आज से लगभग 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व आदि निएंडरथल से हुई। क्रो-मैगनन अधिक विकसित लगभग वर्तमान मानव जैसा था क्योंकि इसके जीवाश्म सबसे पहले मैगक्रीवर को फ्रांस के क्रो-मैगनन के शिलाखंडों से मिले। इसे क्रो-मैगनन मानव कहा गया। आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फोसिलिस मानते हैं। महाकल्पों का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर बी आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाती है? ऑप्शन नंबर बी खंजन चिड़िया। नेक्स्ट, मेढक में बाई के आकार की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी टेरिगॉइड। मेढक में बाई के आकार की हड्डी को टेरिगॉइड कहते हैं। यह क्रेनियम के पश्च से पश्च तक जुड़ी होती है। प्रत्येक टेरिगॉइड 3 रेज या बाई के आकार की होती है। इसके आरी रेज या लिम्ब मैक्सिला से तथा बाहरी छोर प्लास्टिन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि। ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज। स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीज कहते हैं तथा सबसे बड़ी हड्डी को
फीमर कहते हैं। मनुष्यों द्वारा निर्मित अंतकंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य लिगामेंट द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल चट्टानें कौन से जंतु बनाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, सीलेंट्रेटस। व्याख्या, कोरल चट्टानों में को सीलेंट्रेटस जंतुओं द्वारा बनाए जाते हैं। संघ सीलेंट्रेटा के एंथोजोआ वर्ग के कुछ जंतुओं के चारों ओर CaCO3 का बाह्य कंकाल पाया जाता है। सभी जंतुओं का बाह्य कंकाल मिलकर कोरल बनता है। समुद्र में कोरल चट्टानों का रूप ले लेता है, जिसमें जीवित जंतु सुरक्षित रहते हैं। इन चट्टानों को कोरल रीफ कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन जीवाणुओं के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें DNA तथा RNA पाया जाता है। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्वयंपोषी प्रोकैरियोटिक, जिसमें विशिष्ट नील हरित रंजक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मिड है। ऑप्शन नंबर बी, जीवाणुओं में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ। नेक्स्ट, बेट्राकोस्पर्मम के पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ग्लोमेरुल। व्याख्या है, बेट्राकोस्पर्मम के पौधे ग्लोमेरुल के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। बेट्राकोस्पर्मम थैलस, प्रोस्टेट व इरेक्ट सिस्टम में विभक्त होता है। प्रोस्टेट शाखाएं थैलस को सबस्ट्रेटम से पकड़े रखती है, जबकि इरेक्ट सिस्टम जल में स्वतंत्र रूप से तैरता है। थैलस एक कोशिकीय होता है। थैलस का एक्सिस नोड व इंटरनोड में विभक्त रहता है और यह एपिकल कोशिका से निकलता है। मुख्य एक्सिस के नोड से दो प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। पहला है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। जब बर्ल ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ नोड पर उपस्थित होता है तो इसे ग्लोमरूल कहते हैं। ये ग्लोमेरूल आकार के समान होते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण बेट्राकोस्पर्म का पौधा मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट है, कवक पेनिसिलियम की जैव प्रतिजीवी क्रियाशीलता को प्रथम बार बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग द्वारा। कवक पेनिसिलियम की जैव प्रतिजीवी क्रियाशीलता को प्रथम बार फ्लेमिंग द्वारा बताया गया था। उन्होंने सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में सिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया। इसके लिए इन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंटर हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आर्चिगोनियम का। बेंटर आर्चिगोनियम का हिस्सा है। आर्चिगोनियम क्लाइस्क के आकार की संरचना है, जिसमें बेंटर तथा पतली ग्रीवा होती है। नेक में नेक कोशिका होती है। बेंटर नीचे की ओर फूला हुआ जैसी संरचना है। इसमें एक अचल अंड तथा एक वेंट्रल कैनाल कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेजेनेला के तने में उपस्थित ट्रेबिकुली प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एंडोडर्मिस।
व्याख्या है, सिलेजेनेला के तने में उपस्थित ट्रेविकुली एंडोडर्मिस को प्रदर्शित करता है। ट्रेविकुली के पार्श्व भाग पर स्पियरेन बॉन्ड पाया जाता है। इसके उपस्थिति के कारण सेंट्रल स्टील बड़ी वायुकोश द्वारा कॉर्टेक्स से अलग होती है, जबकि शुष्क जलवायु वाले सिलेजेनेला में ट्रेविकुली अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन निम्न प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एम्फीफ्लोइक सोलेनोड स्टील। व्याख्या है इसकी, मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन एम्फीफ्लोइक सेलेनो स्टील प्रकार का होता है। एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील इस प्रकार के स्टील में फ्लोएम जाइलम के चारों तरफ बाहर की ओर स्थित होता है, जैसे इक्विसिस्टम के तने में। एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील जिसमें जाइलम के बाहर व भीतर की तरफ फ्लोएम पेरिसाइकिल व एंडोडर्मिस होती है, जैसे मार्सिलिया में वह साइफनो स्टील जिसमें पर्ण अंतराल के स्थान खाली रह जाते हैं सोलेनो स्टील कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, काष्ठीय उपरिरोही। व्याख्या है, लाइना एक काष्ठीय उपरिरोही है। इसका तना काष्ठीय होता है। वह तना ही दूसरे आधार के साथ लिपट कर चढ़ता है, जैसे डायस्कोर या चोटी तक पहुंचती है। ये लताएं मिट्टी में जड़ों द्वारा स्थिर रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पौधों में स्पेडिक्स बहुत से स्पेथ से घिरे रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मक्का। व्याख्या है, मक्का में स्पेडिक्स बहुत से स्पेथ से घिरे रहते हैं। स्पेडिक्स प्रकार के पुष्प क्रम में स्पाइक का मुख्य अक्ष पेडिकल मांसल होता है तथा संपूर्ण पुष्प क्रम एक बड़े रंगीन सहपत्र से ढका रहता है। जैसे मक्का, इनमें नर तथा मादा पुष्प एक ही पुष्प क्रम में पाए जाते हैं। पुष्प क्रम में कुछ पुष्प बंध्य होते हैं। जब अनेक स्पेडिक्स एक स्पेडिक्स में आते हैं तो यौगिक स्पेडिक्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगाड़े के फल में दोनों कांटे सदृश संरचनाएं किसकी विकसित होती हैं अथवा प्रदर्शित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी रूपांतरिक बाह्यदलपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबेसी कुल में बीजांड प्रायः निम्न प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैंपाई लोट्रेप्स बाइटेमिंगक। व्याख्या है, फेबेसी कुल में बीजांड प्रायः कैंपाइलोट्रोपस बाइटेमिंगक होती है। कैंपाइलोट्रोपस बीजांड का मुख्य हिस्सा इस प्रकार से मुड़ता है कि बीजांड विभाग एक सीध में नहीं रहती है, परंतु भ्रूणपोष सीधा होता है, जैसे ल्यूमिनोसी कुल के पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोमेगास्पोर का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी 4 अगुणित केंद्रकों सहित कोशिका। तो व्याख्या है,
सीनोमेगास्पोर का अर्थ 4 अगुणित केंद्रकों सहित कोशिका है। टेट्रान्यूक्लिएट मेगास्पोर को सीनोमेगा स्पोर कहते हैं। सीनोमेगा स्पोर में स्वतंत्र न्यूक्लियर विभाजन पाया जाता है, जिससे 256 या इससे अधिक न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिटी कुल में डिक्स क्लोरेटस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी एक्टिनोमार्फिक एपिगाइडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कार्कोरस कैल्पुलेरिस व्याख्या, कार्कोरस कैप्युलेरिस नामक पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है। यह पौधे के फ्लोएम भाग से प्राप्त किया जाता है। इससे रस्सी, सुतली, बोरी, चटाई बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ए फोटोमीटर। व्याख्या, बाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए फोटोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। जीवित पौधों के वायवीय भागों से जल के बाष्प के रूप में उड़ने को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया 3 प्रकार से होती है। पहली है रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, दूसरी है उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन, तीसरा है बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोसिस की क्रिया प्रदर्शित होती है। ऑप्शन नंबर डी लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PS सेकंड में सूर्य का प्रकाश किस कार्य को करता है। ऑप्शन नंबर ए जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन। व्याख्या, PS सेकंड में सूर्य के प्रकाश का कार्य जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन करना है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में 2 फोटो एक्ट होते हैं, जिन्हें क्रमशः PS फर्स्ट एवं PS सेकंड कहते हैं। PS फर्स्ट एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल ए अणु होता है, जिसे P700 कहते हैं। यह 700 तरंगदैर्घ्य वाली किरणों का अवशोषण करता है, जबकि PS सेकंड में रिएक्शन सेंटर P680 होता है। प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के दौरान मैग्नीज तथा क्लोरीन आवश्यक होते हैं। यह जल अपघटन PS सेकंड से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में अपचायित कोएंजाइम का पुनः उत्पादन किस प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाइड्रोजन के ह्रास के कारण। व्याख्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में अपचायित कोएंजाइम का पुनः उत्पादन हाइड्रोजन के ह्रास के कारण होता है। इस क्रिया को ATP का ऑक्सीकरणीय फॉस्फेटीकरण भी कहते हैं। प्रत्येक ऑक्सीकरण की क्रिया में 2H विमोचित होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कोएंजाइम जैसे NDA, NADP, FAD आदि द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, जिससे ये कोएंजाइम अपचयित हो जाते हैं। ये कोएंजाइम एक सतत श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, O2 तक साइटोक्रोम द्वारा पहुंचते हैं, जिससे O2 से H2 का निर्माण होता है। प्रत्येक 2H अणु से 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलकर O2 तक पहुंचने के क्रम में 3 ATP का निर्माण होता है। यह क्रिया चूंकि O2 की उपस्थिति में होती है, अतः यह ऑक्सीकरण फॉस्फेटीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जड़ों में वृद्धि जल की खोज करने के लिए होती है। व्याख्या है इसकी, मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है, जिससे पौधे आसानी से भूमि में उपस्थित खनिज, लवण व जल का अवशोषण कहते हैं।
जड़ों में वृद्धि जल की खोज के लिए आवश्यक होती है, जिससे पौधे गहराई में से जल व खनिज लवण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ओपेरान उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, इंड्यूसिबल ओपेरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी, पाश्चर द्वारा। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पाश्चर द्वारा किया गया था। वायरस अतिसूक्ष्म अभिकल्प न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ये सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी है। विषाणुओं के सजीव लक्षण आनुवंशिक पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा है गुणन, विषाणुओं में निर्जीवों के लक्षण। पहला है जीव द्रव व कोशिकाओं का अभाव। दूसरा है अनेक जैविक क्रियाओं, श्वसन, उत्सर्जन आदि का अभाव। तीसरा है निर्जीवों के समान इनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। चौथा है गुणन केवल पोषी कोशिकाओं के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 85 नंबर है। म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई। ऑप्शन नंबर ए, डेल बुक। व्याख्या, म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम 1938 में डेल बुक द्वारा देखी गई थी। किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रकृति में अपने आप होते रहते हैं, लेकिन कुछ कारकों द्वारा बहुत उच्च आवृत्ति में उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है। इस आधार पर उत्परिवर्तन को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है स्वतः उत्परिवर्तन और दूसरा है प्रेरित उत्परिवर्तन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।